प्रिय सम्मानित ग्राहकगण, अक्टूबर माह को हम साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी से एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे डिजिटल बैंकिंग तंत्र की सुरक्षा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने उल्लेखनीय डिजिटल परिवर्तन देखा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस परिवर्तन की अग्रणी पंक्ति में रहा है। हमने आपके डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमने अपने कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया है, मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को सशक्त किया है और उन्नत धोखाधड़ी पहचान प्रणालियां लागू की है। हमारा आईटी तंत्र मजबूत सुरक्षा ढांचे पर आधारित है और सर्वोत्तम उद्योग मानकों एवं विनियमों का पालन करता है। लेकिन इस डिजिटल प्रगति के साथ साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ी है। केवल तकनीक से संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। मानवीय सतर्कता की कमी अक्सर सबसे कमजोर कड़ी बन जाती है। आज के समय में ठग और धोखेबाज फिशिंग ईमेल, बैंक अधिकारी बनकर फर्जी कॉल या भ्रामक संदेशों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। हमारी सतत प्रतिबद्धता के अंतर्गत इस माह हम ग्राहकों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहल कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा हमारी साझी जिम्मेदारी है। जहां एक ओर हम अपने सिस्टम को लगातार मजबूत बना रहे हैं, वहीं आपकी सावधानी और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। इसी दिशा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसे एक विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जाएगा। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि इस सत्र में भाग लें और जो ज्ञान आप प्राप्त करें उसे अपने परिवार और समुदाय के साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल भारत, साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण करें। जय हिंद। My dear valued customers, as we observe October as Cybersecurity Awareness Month, I would like to take this opportunity to connect with you on a matter that affects each one of us: the security of our digital banking ecosystem. In recent years, the Indian banking sector, particularly public sector banks, has witnessed a remarkable digital transformation. Central Bank of India has been at the forefront of this journey, implementing a series of initiatives to enhance your digital banking experience. We have modernized our core banking infrastructure, enhanced our mobile and internet banking platforms, and strengthened security protocols through advanced fraud detection and monitoring systems. Our IT infrastructure is built on robust security frameworks, adhering to industry best practices and regulatory standards. However, with digital progress come new challenges, especially in the realm of cybersecurity. While technology is a powerful enabler, it alone cannot ensure complete protection. The human element often remains the weakest link, as fraudsters continue to exploit it through phishing emails, fake calls, impersonating bank officials, and deceptive messages that appear authentic. As part of our ongoing commitment to safeguard your interests, this month we are conducting various initiatives to enhance cybersecurity awareness among our customers. Cybersecurity is a shared responsibility. While we continue to strengthen our systems, your awareness and vigilance play an equally vital role in keeping your accounts secure. To further this effort, Central Bank of India is organizing an online cybersecurity awareness session led by a domain expert to guide you on how to navigate the digital banking landscape safely. I encourage you to participate in this session and share these valuable insights with your family and community. Together, let us build a secure digital India, Cyber Surakshit Bharat. Jai Hind. नमस्ते, आई एम रितेश भाटिया और पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को
जिन्होंने मेरे को आज इस मंच पे बुलाया है, ताकि मैं आप सब लोग से जो लेटेस्ट जो साइबर क्राइम्स चल रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर सकूं आप लोग से। तो आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे को जो कुछ सीखने वाले हैं, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग को ये साइबर क्राइम्स के से रिलेटेड जितनी जानकारी हो सकती है इस 1 घंटे में मैं दे सकूं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं हूं रितेश भाटिया। मेरी कंपनी का नाम है V4Web साइबर सिक्योरिटी। हम लोग वी आर इनटू साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस, साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, डेटा प्राइवेसी एंड अवेयरनेस, जो कि हम अभी ये कर रहे हैं। मैं 4 टाइम TEDx स्पीकर रह चुका हूँ, और काफ़ी सारे मंचों पे इस पे इनके ऊपर साइबर क्राइम्स रिलेटेड चीज़ों पे बात की है हमने। फिर अगर आप जानते होंगे 2017 या 18 में एक MTV ट्रोल पुलिस करके एक बहुत ही फेमस रियलिटी शो था। मैं उसमें आई प्लेड माई रियल सेल्फ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स भी किए, और ऐसे जैसे सोनाक्षी सिन्हा के साथ साइबर बुलिंग पे, ऐसे अलग अलग प्रकार की चीज़ों पे। ये कुछ मित्र हैं और कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको हमने हेल्प किया हुआ है। राज शमानी को आप जानते होंगे, आज के फेमस पॉडकास्टर है। उनके साथ भी सौभाग्य था कि कुछ चर्चा की जाए साइबर क्राइम्स के ऊपर। ऐसी सब जो मूवीज़ होती है हीरोपंती वगैरह, उनमें हम लोग ने काफ़ी असिस्ट किया है डायरेक्टर्स को वगैरह बताने में कि क्या क्या लेटेस्ट चल रहा है साइबर क्राइम्स में, ताकि वो लोग अपने तरीके से आप लोग को बता सके। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ में मैं फीचर्ड हुआ हूँ, जैसे कि एक मनी माफिया हो गई, फिर एक wedding.com करके आया था, वो भी साइबर क्राइम्स पे था, पूरा रोमांस स्कैम्स पे था। तो उस पर भी मैंने और मेरी वाइफ, जो कि इंडिया की बहुत फेमस साइबर साइकोलॉजिस्ट है, हम लोग ने वहाँ पे रिसर्च सपोर्ट दिया था। और काफ़ी सारे चैनल्स पे आता रहता हूँ मैं, और जो भी लेटेस्ट चल रहा है साइबर क्राइम्स में और उनसे कैसे बचना है उसके बारे में हम बात करते हैं। और हमारी एक संस्था भी है, एक NGO है, साइबर बाप जिसको हम बोलते हैं, साइबर बुलिंग अवेयरनेस एक्शन एंड प्रिवेंशन, जहाँ पे बच्चों के साथ और औरतों के साथ खास करके जब भी कुछ क्राइम्स होता है तो वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। चलते हैं कि आजकल क्या लेटेस्ट चल रहा है। हालांकि फोकस रहेगा फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स पे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बाकी सारी चीज़ें भी बात कर लेंगे जो भी ट्रेंडिंग है। जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी जो केसेस है साइबर क्राइम रिलेटेड जो रहेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वो केसेस है जिनके बारे में मेरे को पूरी जानकारी है, क्योंकि मैं इन विक्टिम्स को मिल चुका हूँ, और इनके साथ जस्टिस हुआ नहीं हुआ वो बात अलग होएगी। लेकिन ये कैसे हुए, ये कौन से साइबर क्राइम्स है, ये कैसे हुए हैं, और हम इससे कैसे बचेंगे, और अगर हम इसके शिकार हो गए तो फिर हमने क्या करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। पहले चालू करते हैं, जो कि बहुत फेमस हुआ पड़ा है, डिजिटल अरेस्ट। अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई पड़ी है। आपने सुना होगा इसके बारे में कि क्या हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं से एक कॉल आ जाता है, या तो वो बोलते हैं कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, या तो हम फेडेक्स से बात कर रहे हैं, या तो हम कोई बड़ी कुरियर कंपनी से बात कर रहे हैं और आपके पार्सल में ड्रग्स है, या तो उनका फ़ोन आएगा कि हम ED से बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से बात कर रहे हैं, और आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, हवाला ट्रांजैक्शंस किए हैं वगैरह। तो ऐसी जब आप ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो आपको भी एक थोड़ा डर लग जाता है कि ये क्या बात है। तो जनरली ये आपको एक कॉल आता है, आप कॉल जैसे आंसर करते हैं, और उसमें फिर एक क्वेश्चन आपको एक बताया जाता है कि अगर आपको लगता है ये चीज़ गलत है तो नो दबाएं। आप सही हो या गलत हो, अगर आपने फ़ोन काटा नहीं है, आप कोई भी बटन दबाएंगे तो आपकी बात होगी एक इंसान से। वो इंसान बोलेगा नहीं ये आपके साथ हुआ है, और वो आपका विश्वास कैसे जीतता है, वो आपको बोलता है कि ये आपका आधार नंबर है, ये आपका बैंक नंबर है, उसको आपका डेट ऑफ बर्थ और ये सारी डिटेल्स पता रहती है। अब ये सब कैसे पता चलती है? बहुत सारे आपने सुने होंगे जैसे डेटा ब्रीचेस होते रहते हैं। तो ये डेटा ब्रीचेस यानी कि जो डेटा बाहर आ जाता है, जहाँ पे भी हमने दिया हुआ है, कभी कभी उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिनको हमने दिया है वहाँ पे अटैक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है और डेटा बाहर आ सकता है। कभी कभी हमारी गलतियों से भी डेटा बाहर आता है। तो ऐसे में इनके पास आपका पूरा डेटा रहता है, और इसके लिए आपको लगता है नहीं शायद तो ये सही बात है, क्योंकि उनको आपका बैंक अकाउंट नंबर भी मालूम होता है कई बार। अब ऐसे में वो बोलते हैं
आप बोलोगे नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है, फिर वो बोलेंगे आपके नाम पे 2 सिम कार्ड इशूड हुआ पड़ा है, आपके नाम पे 2 आधार कार्ड है जो कि इलीगल है, तो आप शायद बोलोगे चलो मैं सुन लेता हूँ, और वहीं पे हम फंसना चालू करते हैं। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ठीक है शायद ये काला पानी है लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम दलदल में अपना पाँव रख रहे हैं, और यही शुरुआत होती है कि हमारा पहला कदम इस दलदल की तरफ जाता है। तो अब जैसे आपने उनसे कुछ बात कर ली है, वो बोलेंगे आप पुलिस कमिश्नर से बात कीजिए, आप पुलिस ऑफिसर से बात कीजिए। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो क्या करते हैं, ये लोग ने, ये एक्चुअली रियल नेम्स है, रियल फोटोज है, लेकिन ये पूरा का पूरा आईडी कार्ड अगर आप देखोगे तो फर्जी है। तो वो आपको बोलते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, फिर वो आपसे कहेंगे आप व्हाट्सएप कॉल पे आइए, स्काइप के कॉल पे आइए, वीडियो कॉल पे आइए। जब आप वो वीडियो कॉल पे आएंगे तो आप जब एकदम राइट मोस्ट देख रहे हो, ये एक्चुअली एक स्क्रीन ग्रैब है जो मैंने लिया हुआ है, और वहाँ पर आपको दिखेगा एक पूरा पुलिस स्टेशन जैसा सेटअप दिखेगा। वहाँ पे आपको दिखेगा हवलदार भी आ रहा है जा रहा है वगैरह, किसी को लेकर जा रहा है, और इंडिया का फ्लैग दिखेगा, मुंबई पुलिस का फ्लैग दिख जाएगा, या दिल्ली पुलिस का, या किसी भी चीज़ का ऐसा आपको दिखेगा। सेटअप पूरा रियल लगेगा आपको, और वहाँ पे आपको ये एक बंदा मिलेगा जो ऑफिसर की तरह बात करेगा आपसे, और वो आपको तो यही लगेगा खैर ये पुलिस ऑफिसर ही है, और वो आपसे बात करता बैठेगा, आपसे गंदी तरीके से भी बात करेगा, और आपसे कहता रहेगा कि अभी आप ये कीजिए वो कीजिए, आपको फ़ोन रखने को भी नहीं देगा। आप तब तक इतने ऐसे डर जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इनके पास जो इतनी इन्फॉर्मेशन है शायद ये सही होगी, तो आप बोलते बैठते हैं कि नहीं है मैंने नहीं किया है, मतलब या जो भी है, लेकिन वो आपको जिस हिसाब से साइकोलॉजिकली वो आपको जो परेशान करेंगे या आपसे बातें करेंगे, और आपको एक बार के लिए लग जाएगा कि हाँ शायद ये सही कह रहे हैं, और ऐसे में फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना चालू करेंगे आपके व्हाट्सएप पे, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जहाँ पे दुनिया भर के स्टैम्प्स मारे हुए हैं, कोई भी जगह वो लोग ने छोड़ी नहीं हुई है, उधर लिखा है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, सारे प्रकार के आपको स्टैम्प्स दिख जाएंगे उस पर, सीबीआई का दिख जाएगा, ईडी का दिख जाएगा, या जो भी दिख जाएगा। ऐसे में देख के आपको शायद लगे कि नहीं आपसे ये गलती हो चुकी है या कुछ तो हुआ है, तब वो आपको कहेंगे, अब ये वर्ड डिजिटल अरेस्ट क्यों आता है, वो कहेंगे या तो आप अभी तुरंत पुलिस स्टेशन आइए और अपने आप को सरेंडर कीजिए, या तो हम आते हैं आपके इधर, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन है आप डिजिटली अरेस्टेड रहिए। अभी ये डिजिटल अरेस्ट करके कोई एक्चुअली ऐसा वर्ड नहीं है, एक्चुअली कोई ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे भारत में, तो किधर भी ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिजिटल अरेस्ट का। जो अरेस्ट होता है वो डायरेक्ट अरेस्ट होता है, एक हाउस अरेस्ट आपने सुना होगा और एक जो नॉर्मल अरेस्ट होता है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट करके ऐसा कोई टर्म ही नहीं है। अब क्या हो रहा है, आप बोलोगे कि नहीं मुझे कोई जेल नहीं जाना है, मेरे को कोई पुलिस के पास नहीं जाना है, ना ही मैं चाहता हूँ कोई मेरे पास आए, तो मेरे को डिजिटल अरेस्ट ठीक है, आप बताइए क्या करना पड़ेगा। वो आपसे कहेंगे अपना कैमरा ऑन रखिए वगैरह, आपको अपना पूरा टाइम वो व्हाट्सएप कॉल पे रहना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को जानता हूँ, ऐसे विक्टिम्स को मिला हूँ जो 3 महीने तक डिजिटली अरेस्टेड रहे, यानी कि अगेन रॉन्ग टर्म, लेकिन क्या हुआ है 3 महीने तक उन्होंने कैमरा अपना ऑन रखा हुआ है और वो उनसे बातें करते रहते हैं। रात में जब सोने भी जाते हैं सामने वाला अपना कैमरा बंद कर देता है, लेकिन इनसे कहता है आप अपना कैमरा ऑन रखिए। अब जब 1 दिन 2 दिन का ऐसा प्रेशर हो जाता है, तब वो बोलते हैं कि आपके अकाउंट में जितने भी फंड्स हैं वो आप हमारे सरकारी अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, हम आपको एक लेटर भी दे रहे हैं कि आपके ये फंड्स, आपका केस सॉल्व होते ही विद इन 60 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। फिर वो आपसे कहेंगे कि आप हमारे सामने आपका बैंक अकाउंट खोलिए, हमको दिखाइए। तो आप जब नेट बैंकिंग में जाओगे तब मान लीजिए आपका बैलेंस दिख रहा है 60,000 70,000 जो भी है, वो बोलेंगे इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर उसके बाद बोलेंगे आपके स्टॉक्स दिखाइए, आपके म्यूचुअल फंड्स दिखाइए, आपका पीपीएफ दिखाइए, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो देखेंगे, वो आपसे तुड़वाएंगे उस पूरे डर में, और आप भी वो करना चाहोगे क्योंकि आप अब तक उस झांसे में फंस चुके हो
कि हाँ ये मेरे साथ एक्चुअली हो रहा है और ये मुझसे ये गड़बड़ हुई है, मुझसे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, या मेरा कार्ड मिसयूज हुआ है, आधार कार्ड मिसयूज हुआ है, या मेरा बैंक अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन के कारण मैं अभी जेल जा सकता हूँ। तो उस डर के अंदर अभी आप ये चीज़ें करना चालू करोगे। फिर अभी जैसे मैं एक विक्टिम की बात कर रहा हूँ जिनके 25 करोड़ गए थे, उनके पास क्या 25 करोड़ थे? नहीं, उनके अकाउंट में थे, हालांकि हाँ कुछ 70 लाख 80 लाख, लेकिन उनका पीपीएफ जो बन गया था 1.5 करोड़ जितना, उनके म्यूचुअल फंड स्टॉक्स जो बन गए थे लगभग 4-5 करोड़ जितने। फिर जब वो नेट बैंकिंग में गए तो उनको सामने से एक लोन दिखा रहा था कि यू आर एलिजिबल फॉर 5 करोड़ लोन। फ्रॉडस्टर्स ने उनसे वो भी क्लिक करवाया और वो पैसे उनके अकाउंट में आ गए और फिर उन्होंने वो अकाउंट से पूरा ट्रांसफ़र करवाया। ऐसे ही क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी थी, उनका सिबिल स्कोर भी बहुत अच्छा था, बाय द वे ये सारी चीज़ें उनको पता चलती है, तो उन्होंने उनसे और लोन्स मंगवाए, मतलब अप्लाई करवाए उन्होंने। और ऐसे में ही वो लोन्स का भी जैसे पैसे आता था ये बोलते थे नेट बैंकिंग आप ऑन रखिए, और वो ट्रांसफ़र करने लग गए। तो ये है मोटा मोटा एक मॉडस ऑपरेंडी डिजिटल अरेस्ट का। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे मतलब क्या क्या प्रकारों से हो सकता है। आपको फ़ोन आएगा और आपसे कहेंगे कि आपके नाम पे कुछ एक सिम कार्ड लिया गया है और वो सिम कार्ड से कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, जो भी है वो आपको वैसे डराने की कोशिश करेंगे। फिर या तो वो बोलेंगे हम हाई कोर्ट से बात कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कोई केस है, हमने आपको समन्स भी दिया था लेकिन आप आई नहीं तो हमको आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा तरीका है कि वो बोलेंगे हम ईडी से बात कर रहे हैं, आपके यहाँ से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस गलत से हुए हैं, मतलब कुछ हवाला हुआ है। चौथा अभी जैसे हो रहा है कि आपकी ये वाली पर्टिकुलर गाड़ी है और उनको ये भी पता रहता है कि आपकी जो गाड़ी है उस गाड़ी का नंबर क्या है, और अगर आप बाहर गांव गए हैं वो गाड़ी लेके, आपका घर वाला कोई लेके गया है, यहाँ तक उनको वो पूरा पता चल जाता है और वो कहते हैं कि उस गाड़ी से किसी की मौत हो गई है तो इसके लिए हमको आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें, जैसे कि इसकी शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, इसकी शुरुआत हुई थी जब आपसे कहा था कि आपके पार्सल में ड्रग्स पाए गए हैं, आपने वो पार्सल ताइवान भेजा था, चाइना भेजा था, आप कह रहे थे कि नहीं हमने कुछ नहीं भेजा, तो फिर आपका आधार कार्ड मिसयूज़ किया गया है, आपका फ़ोन नंबर मिसयूज़ किया गया है, लेकिन अब आपको ही ये भरना पड़ेगा। तो ऐसे ये सारे अलग अलग इनके मॉडस ऑपरेंडी हैं। तो अभी हमने करना क्या है? अभी आप देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट जितना भी हुआ है अब तक, लगभग अगर मैं बोलूं तो 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियन सिटीजन्स का पैसा जा चुका है। अभी अगर आप एक रीसेंट वाला भी देखेंगे, केस वगैरह देखेंगे, तो इतने ज़्यादा केसेस हुए हैं, 1500 करोड़ के, और मोर देन लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स, 10-15 हज़ार विक्टिम्स हो चुके हैं इसके, और ये चीज़ एक बढ़ती ही जा रही है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस भी एक हिसाब से फेल हो रही है, कि क्या हो रहा है पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसके लिए एक चीज़ अच्छी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये एक इनिशिएटिव लिया है कि वो अपने ग्राहकों को या सारे लोगों को सतर्क कर सके। तो ये चीज़ का जरा आप ध्यान दीजिए, कभी भी आपको ऐसा कोई भी कॉल आता है, ज़्यादा आप एंगेज मत कीजिए उसमें, आप तुरंत फ़ोन काट दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं थोड़ी देर बात करके ज़रा देखूं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या पता शायद ये सच बोल रहे हैं। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, लोगों ने बोला है कि चलो हम इनसे मस्ती करते हैं, लेकिन वो सामने वाले फिर आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि आपको ऐसा लग जाता है कि नहीं शायद ये सही बोल रहे हैं। तो इसका बेस्ट तरीका यही है, आपको कभी भी ऐसा कोई कॉल आता है या ऐसा कोई भी मैसेज होता है, आप घबराइए मत, आप सीधा फ़ोन काट दीजिए। अब आपको चाहिए तो आप 1930 पे कॉल कीजिए, या आप नॉर्मल पुलिस को 100 पे कॉल कीजिए, या आप अपने कोई पड़ोसी से पूछ लीजिए, या आप बैंक में ही जाके बात कर लीजिए, या पुलिस स्टेशन में जाके लीजिए कि मुझे ऐसा कुछ आया है, क्या ये सही है कि फेक है, एंड 100% वो फेक ही निकलेगा। तो ये था डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अब सेकंड ट्रेंडिंग अगर कोई स्कैम है तो वो मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट स्कैम है, क्योंकि हमारा आज के दिन में ये टॉपिक ही है ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स। मैं आपसे वो छोटे मोटे जो क्राइम्स हो रहे हैं मेरे को उनके बारे में बात नहीं करना है जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं,
लेकिन अभी देखेंगे तो जैसे ये इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, आए दिन पेपर में अगर हम साइबर क्राइम्स की बात करें तो हम दो प्रकार के ही स्कैम सुन रहे हैं। या तो हम सुन रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में, या तो हम सुन रहे हैं कि किसी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में। साइबर क्राइम हुआ है उनके साथ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। आपके सामने जो ये स्क्रीन है, अगर आप देखोगे, प्रोड्यूसर से कहूँगा अगर वो स्क्रीन दिखा सकते हैं सामने तो प्लीज़। तो जो स्क्रीन सामने आपकी दिख रही है इधर, इसमें आप देखेंगे कि किसी हमको हमेशा ऐसा लगता है कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो ज़्यादा करके सिर्फ सीनियर सिटीजन से होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इट इज़ जस्ट नॉट सीनियर सिटीजन्स। उल्टा क्या हो रहा है कि यंगस्टर्स के साथ सबसे ज़्यादा ये वाले पर्टिकुलर स्कैम्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा। और हमारा एक एटीट्यूड भी ऐसा रहा है कि नहीं, मतलब हमारे साथ ये नहीं हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबका कटेगा, मतलब हर कोई इन क्राइम्स का विक्टिम बनेगा, आज नहीं तो कल। तो इसके लिए जितनी ज़्यादा हमारे पास इसके बारे में जानकारी है उतना बेटर है। हर क्राइम में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं पे अगर किसी ने बोल दिया कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया, एक बार सुन लीजिए कि वो कैसे हुआ और क्या फ्रॉड हुआ, क्योंकि फिर चांसेस है कि वो आपके साथ जब घटे तब आप उसमें आप नहीं फंसेंगे। तो आप जैसे ये स्क्रीन में देख रहे हो, कोई टेकीज के 2 करोड़ गए हैं, एक डॉक्टर है जिनके 3.5 करोड़ गए हैं, एक कोई कोयम्बटूर का रेसिडेंट है उनका 1 करोड़ गया है, मैं किसी को जानता हूँ जिनके 12 करोड़ गए हुए हैं। तो ये क्या है? तो यहाँ पर जो है, पहले में जब हम देख रहे थे डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे थे, तो उसमें पूरा माहौल था डर का। तो वो डर एक टूल था जिसने आपके पैसे ले लिए। यहाँ पे एक दूसरा इमोशन है, और वो इमोशन है, पहले वाले में था फियर या डर, ये वाले में जो इमोशन है वो है ग्रीड या लालच। तो हमें एक वो लालच आ जाता है कि चलो ठीक है, हम बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। आपको ऐसे खूब सारे आते होंगे, व्हाट्सएप पे एड्स आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे, आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, कि आपने इंस्टाग्राम पे कहीं पे देखे होंगे कि मैंने अभी एक BMW ले ली है, मेरे पास अभी एक ये नवा घर हो गया है, मेरे पास मैंने सिर्फ इसमें 500 इन्वेस्ट किए थे, आज के दिन में 5000 हो गए, वो भी 5 घंटों में। ऐसे खूब सारे एड्स हम देखते हैं। यहाँ पे भी हम वही गलती करते हैं कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, 500 रुपये डालने में क्या जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे 500 रुपये डाल भी देते हैं, और मैं आपको बता दूंगा वो 500 के आप 5000 भी कर देंगे, क्योंकि यही वो चाहते हैं। जो फ्रॉडस्टर्स है, जो स्कैमस्टर्स है, वो लोग भी यही चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं से पहले आपको अपने बाजू में लाए। तो वो आपको 500 का 1000 कर देंगे, 1000 का 5000 भी कर देंगे। अब कहीं ना कहीं आपको लगेगा अरे नहीं यार, ये गलत नहीं हो सकते हैं, चलो हम कुछ पैसे डाल देते हैं, और 10,000 डालते हैं। आप 10,000 भी जब डालोगे ना, वो भी 25,000 बन जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा चलो मैं और डाल देता हूँ, और बाद में 50,000 बना के निकाल दूंगा, चलो मैं भी इनको पागल बनाता हूँ। अब आप 50,000 डालोगे, फिर वो उनको भी समझ में आ जाएगा कि आप उनके साथ खेल रहे हैं। अब वो आपको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि आपको वो पैसे तो वापस नहीं मिलने वाले। मान लीजिए अगर आप उनके ये झांसे में, मतलब आपको अगर पता भी नहीं है कि ये आपके साथ ऐसा प्ले कर रहे हैं, तो आप तो उनको सीरियसली लेंगे। अब वो आपसे कहेंगे कोई एक ऐप डाउनलोड कर दीजिए। अच्छा, अभी आप क्यों देख रहे हो ब्लैक रॉक या ये एंजल कस्टमर केयर? बाय द वे, ये एंजल, ये जो है, ये जितने भी हैं ये फेक हैं। तो कहीं पे भी आपको अगर बताया जा रहा है हम HDFC से, हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हैं, हम ये वाले म्यूचुअल फंड से, ये तो फाइनेंशियल वाले हैं, आप प्लीज़ इस चीज़ को ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी आपको ऐसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कोई भी प्राइवेट चैनल पे टिप्स नहीं देगा। पहले इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशंस को अलाउड नहीं है कि वो आप लोग को कुछ भी टिप्स दे, ये गैर कानूनी भी है उनके लिए। तो कोई भी ऐसा संस्था ये नहीं कर सकता है। तो ये जितने भी है, इनके लोगोज उठाए गए हैं, और इनके साथ हम जैसे बोलते हैं इम्पर्सनेशन हुआ है, इनकी आइडेंटिटी ली गई है। अब सबसे राइट में जो आप स्क्रीन देख रहे हो, वो उसमें क्या दिखा रहा है? उसमें यही दिखा रहा है कि देखिए, आपने अभी तक सिर्फ इतने पैसे डाले थे,
और अब जाके वो 100 गुना हो चुके हैं। तो आपको पूरा रोज वो स्क्रीन दिखाते बैठेंगे वो लोग। आप भी जाओगे, आप बोलोगे अरे यार मैंने तो सिर्फ 3,000 रुपये डाले, मेरे तो 16 लाख बन गए, 17 लाख बन गए हैं। फिर तो ये जो ऐप आपको वो बोलेंगे डाउनलोड करने को, वो भी पूरा नकली होता है। आपको दिखता बैठेगा कि अरे आज इसका शेयर प्राइस इतना हो गया, इसका कम हो गया, लेकिन आपका मुनाफा हमेशा उसमें बढ़ता ही दिखेगा। ऐसे में और जो बात करने वाले हैं आपसे, कभी कभी क्या होता है, ये लोग आपसे सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, ये रेगुलर नंबर्स नहीं देंगे। वो इतनी पॉलिश्ड इंग्लिश आपसे बात करेंगे, आप बोलोगे नहीं यार ये है एक्चुअली इस पर्टिकुलर बैंक से, लेकिन वो उस बैंक से नहीं होते हैं। वो अपने आप को मतलब बहुत अच्छे सूट वूट में अपनी फ़ोटोज़ भेजेंगे, शायद वो वीडियो कॉल पे भी आ जाएंगे, वो अपना आईडी कार्ड भी भेजेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें फेक है। और इसके लिए आपने देखा कि ये जितने भी आप अगर देख रहे हो स्कैम्स, जो लोगों के पैसे गए हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे पास जो एक विक्टिम है उनके 11 करोड़ जितने गए हैं, ऐसे बहुत ये बढ़ता बैठ रहा है इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जो है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था शुरुआत में, ये 2 ट्रेंडिंग क्राइम्स है, साइबर क्राइम्स है आज के दिन में, एंड विच इज़, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटल अरेस्ट, जिसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आपको अगर ऐसा कुछ भी आता है आप कॉल कट कीजिए, दैट इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप उसको फिर रिपोर्ट करना चाहते हो तो सरकार की एक वेबसाइट भी है, संचार साथी करके, अगर आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, या तो आप 1930 पे भी कॉल करके उनको इत्तला कर सकते हैं। और दूसरा जो स्कैम है वो है ये इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। इसके लिए आपको बस यही ध्यान देने का है कि जब भी आपको ये व्हाट्सएप मैसेज आएंगे कि हम आपको इतना टिप दे रहे हैं, आप 500 के 5,000 कर पा रहे हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हो, आपका शायद फ्रेंड का ही अकाउंट क्यों नहीं हो और आपके फ्रेंड ने पोस्ट किया कि मैंने ये वाली गाड़ी खरीद ली है क्योंकि मैंने इतना पैसा इस पर्टिकुलर फंड से कमाया या तो ये ग्रुप से कमाया। अब क्या हो रहा है, आप ये भी नहीं करते हो कि चलो आप उस फ्रेंड से एक बार कॉल कर लो, लेकिन आप देख रहे हो आपके फ्रेंड ने इतना पैसा बनाया तो आप भी जाके कर देते हो, और फिर आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, और आप तो बोलोगे अरे यार लेकिन मेरी फ्रेंड के साथ नहीं हुआ है। तो क्या हुआ था आपकी फ्रेंड के साथ? एक्चुअली आपके फ्रेंड का जो इंस्टाग्राम अकाउंट हो या फेसबुक अकाउंट हुआ हो, वो एक्चुअली हैक हो गया था, क्योंकि उनका पासवर्ड वीक था, या तो उन्होंने कोई लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे पासवर्ड दे दिया, या तो उन्होंने अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं रखा था उसमें, और इस कारण से उनका अकाउंट चला गया। अब जैसे क्योंकि उनका अकाउंट हैक हो गया तो फ्रॉडस्टर्स ने यही बोला कि चलो इनके 1000 और दोस्त हैं, उनको हम बताते हैं हमने बहुत पैसा कमा लिया। आपको लगा कि आपके दोस्त ने इतना पैसा कमाया, नहीं, वो उसका अकाउंट पूरी तरह से हैक हुआ पड़ा था। तो ऐसा आप कुछ भी देखते हो प्लीज़ इस पर विश्वास मत कीजिए। अगर कोई भी किसी के भी ये वेबसाइट पे नहीं है, या तो अगर आपके दोस्त ने बनाया आपने उनसे फ़ोन पे बात नहीं की है वगैरह, तो तब तक तो आप इस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। आपको अगर इन्वेस्टमेंट्स में है ही अगर शो करना ही करना है, तो आपको पता है आपके बैंक्स के पास डीमैट रहता है, म्यूचुअल फंड्स रहता है, आप वो डायरेक्टली कीजिए किसी ऐप के द्वारा। जब आप ऐप कर भी रहे हो तो आपको मालूम है हमारी जो पॉपुलर फिनटेक कंपनीज है, ज़ीरोडा, ग्रो वगैरह, वो सब जो कि सेबी से, आरबीआई से पूरे वो ऑथराइज्ड है, सिर्फ आप उनके साथ वो ट्रेडिंग कीजिए, नॉट कि किसी ने भी टिप दे दिया आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है ये टेलीग्राम का पे ग्रुप बन रहा है या व्हाट्सएप पे ग्रुप बन रहा है, आप समझ लेना ये गलत है। और उस ग्रुप में बाय द वे होता भी क्या है, उस ग्रुप में आप ये भी देखोगे कि लोग पोस्ट करते बैठेंगे, अरे थैंक यू फॉर द टिप, मेरे को इतने सारे पैसे मैंने आज 1 लाख रुपए कमा लिए। ऐसा दूसरा इंसान भी बोलेगा, तीसरा भी बोलेगा, आपको उसके अंदर 150 से ज़्यादा मेंबर्स दिखेंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप में, और आप बोलोगे यार 150 के 150 तो झूठ नहीं बोल सकते, या 125 के तो लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। वो 125 लोग उनके होंगे और आपके सिर्फ आप 5-6 लोग होंगे जो और आप लोगों को वो बकरा बनाया जा रहा है। बाकी जो 125 लोग हैं वो उसी ग्रुप के दे आर द मेंबर्स, उसी गैंग के वो लोग, वो पार्ट है, और वो लोग ही आके बता रहे हैं कि अरे देखो हमने इतना कमा लिया, हमने इतना कमा लिया।
जब वो ग्रुप बैन हो जाता है या आप छोड़ देते हो, वो अभी वो दूसरे नाम से ग्रुप बना देते हैं और वहाँ पे भी जाके वो सेम चीज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप विश्वास मत कीजिए। आजू बाजू मतलब जो भी है अपने बैंक से या अपने जिनको आप अच्छी तरह जानते हो उनसे आप ये सारी चीज़ें वेरीफाई कीजिए और इन पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए जो आपको ये फ्री टिप्स देने की बात कर रहे हैं। थर्ड एक क्राइम है इम्पर्सनेशन का। ये इम्पर्सन और ये भी आपने बहुत सुना होगा, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ पड़ा है हाल फिलहाल, और ये आपने देखा होगा कि ये व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो मैं जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि किसी के 2.7 करोड़ 2,70,00,000 जा चुके हैं, दूसरे किसी के 2 करोड़ जा चुके हैं, किसी के 1 करोड़ जा चुके हैं। तो ये क्या चीज़ है? और ये ज़्यादा करके हमने देखा है एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है। तो इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है ये आप समझ लीजिए। इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि व्हाट्सएप पे मान लीजिए आपके बॉस आपको मैसेज करते हैं, आप डीपी देखते हो कि अरे यहाँ वो आपके बॉस भी नहीं है, मैं बोलूँगा सुपर बॉस है। आप अपने उनकी एमडी की फ़ोटो देख पा रहे हो, उनका नाम दिख रहा है, वो बोलेंगे हेलो हाउ आर यू, मेरे को एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है, मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस ट्रिप से बाहर हूँ या मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, मुझे चाहिए आप ये फटाफट ये फंड्स ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मान लीजिए अभी अगर ये कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उनके एमडी है और वो डायरेक्टली एक फाइनेंस के लेट्स से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ को या तो जनरल मैनेजर फाइनेंस को वो अगर ऐसे बोलते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो बंदा बोलेगा अरे भाई ये मेरे सुपर बॉस है, इनका ही फ़ोटो है। अब उनके पास तो उनके सुपर बॉस का नंबर नहीं होएगा, तो बोलेंगे ठीक है। फिर कभी कभी वो यही करते हैं कि ये लोग अपना एक वॉइस नोट भी छोड़ते हैं। अब वो वॉइस नोट में भी वो बॉस की आवाज़ ही निकलती है, सुपर बॉस की आवाज़ निकलती है। अब ये वॉइस बनाना बहुत इजी है क्योंकि आज के दिन में एआई के कारण ये जो हम फेक वॉइसेस बना सकते हैं, अब किसी की भी वॉइस चाहते हो आप वो वॉइस ले सकते हो, उससे आप क्या बुलवाना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। उल्टा ये जो टेक्स्ट टू स्पीच करके है, आप 50 लाइन लिखिए और बोलिए इसमें मेरे को इस पर्सनालिटी की आवाज़ चाहिए, मान लीजिए आमिर खान की आवाज़ चाहिए, रणवीर सिंह की आवाज़ चाहिए, कोई पॉलिटिशियन की आवाज़ चाहिए, आपको वो उसी इंसान की वॉइस में वो बना के दे देगा। अब आप उनको एमडी की वॉइस कैसे मिल रही है? एमडी ने कहीं ना कहीं स्पीच दिया होगा, तो उन्होंने वो स्पीच उठा ली और एक टेक्स्ट बना दिया और उनकी स्पीच एक्सट्रैक्ट करके, उनकी वॉइस एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने अब उनसे आप टेक्स्ट में जो भी लिखोगे आउटपुट जो रहेगा वो उनकी वॉइस में रहेगा, उसी भाषा में, उसी एक्सेंट के साथ रहेगा। जैसे कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये यूट्यूब पे है, आप अभी जैसे मेरी जो वॉइस है आप आराम से ये यूट्यूब आप वीडियो डाउनलोड कर लोगे, उसमें से मेरा ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लोगे और वो आप एआई टूल में डालोगे, उस एआई टूल को मेरा पूरा वॉइस मिल जाएगा। अब उसी एआई टूल में मैं मेरा टेक्स्ट लिखूंगा कि मैं ये कह रहा हूँ रितेश भाटिया इज सेइंग दिस, और मैं बोलूँगा नहीं आप मत कीजिए ये काम, ये बेकार है वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे मैं कुछ भी डालूंगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो मेरी आवाज़ में रहेगा। लेकिन क्या ये चीज़ मैंने बोली थी? बिल्कुल नहीं, ये एक एआई ने जनरेट की थी। तो काफ़ी सारे लोग क्या हो जाते हैं, उस वॉइस नोट को भी सुन लेते, बोलते अरे हाँ यार ये तो हमारी एमडी की वॉइस है और उन्होंने ऐसे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड आपसे मांग रहे हैं कि ये ज़रा पैसा भेज दीजिए वगैरह, और आपको दिख रहा होगा अरे ये उसी की फ़ोटो है। फिर आप बोलोगे अरे आपका नंबर बदल गया है? वो बोलेगी हाँ मेरा वो दूसरे नंबर में प्रॉब्लम है और अभी खाली व्हाट्सएप चल रहा है और मैं मीटिंग में हूँ, आप प्लीज़ मेरे को 20,000 रुपये दे दीजिए या 50,000 दे दीजिए। तो ऐसे ही इंडिविजुअल्स के साथ ऐसे 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख हुए हैं। और जब आप एम्प्लॉयज़ रहे हैं तो बॉसेस के नाम से जाके बहुत ज़्यादा ऐसे करोड़ों रुपए गए हैं। सो दिस इज़ इम्पर्सनेशन, यानी कि हमने किसी का जो व्यक्तित्व है, हमने किसी का जो कैरेक्टर है वो अपनाया है। इस केस में उनकी डीपी है और इस केस में उनका आवाज़ है, और उनको इम्पर्सनेट करके हमने आपसे ये सारे पैसे मांगे, इसके लिए उसे इम्पर्सनेशन कहा जाता है। तो ये है उसका मॉडस ऑपरेंडी। बचाव कैसा है?
आपसे कभी भी ये कोई चीज़ मांग रहा है, क्या हो गया है, एक तो अभी साइबर की दुनिया में हम एक दूसरे से बात एक्चुअली फ़ोन पे बहुत कम करते हैं। हम मैसेजेस पे ज़्यादा करते हैं, हम ईमेल्स पे तो खैर इतना नहीं, लेकिन इंस्टा पे ज़्यादा बात करेंगे, व्हाट्सएप पे ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे से हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आपसे कुछ भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांग रहा वो हो सकता है पैसा, वो हो सकता है पासवर्ड, वो हो सकता है कुछ डेटा। मान लीजिए मतलब कोई आपके सुपरवाइज बोलते हैं कि मेरे को पूरा क्लाइंट्स का डेटा दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट, और आपने भेज दिया, और हो सकता है वो कॉम्पिटिटर निकला, तो ऐसे में आपने डेटा भी दे दिया। तो कभी भी ऐसी कोई सेंसिटिव चीज़ अगर मांगी जा रही है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार वेरीफाई कीजिए, आप उनको फ़ोन कीजिए और पूछिए कि भाई आप ही हो ना। और फ़ोन व्हाट्सएप पे मत कीजिए, रेगुलर कॉल कीजिए, उनसे कहिए आप ही हो ना। और जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि आपको वही पैसा चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे को एक ईमेल कीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह मांग रहे हैं तो एक बार फ़ोन पे बात कर लीजिए उनसे कि आपने एक्चुअली मांगा। 99% ऑफ द टाइम आपको समझ में आएगा कि ये वो थे ही नहीं। तो इसके लिए बहुत संभाल के रहिए, और इसमें इस इम्पर्सनेशन चीज़ को इग्नोर मत करना, जस्ट गो एंड वेरीफाई इट। जैसे इसके अंदर दिखा रहे हैं, ये एक केस है जो हमने किया था, और उसमें यही दिखाया था कि ये जो ऑफिसर साहब है, हरमीत सिंह जी है, वो नॉर्थ में कहीं के आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी फ़ोटो लेके उनके सारे मतलब पुलिस स्टाफ में ही सोचिए, मतलब ये भेजा जा रहा था कि प्लीज़ मेरे को ये पैसे चाहिए। उन्होंने 50,000 की डिमांड की थी या 1 लाख की डिमांड की थी। मतलब वो पुलिस वाले को इम्पर्सोनेट करके पुलिस वालों से ही पैसा मांग रहे थे, और ऐसे में कुछ कुछ पुलिस वालों ने एक्चुअली पैसा दे भी दिया था। तो इसमें क्या हुआ था, क्या ये जो लोग थे वो गलत थे? नहीं, शायद हमारी ब्यूरोक्रेसी, शायद हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि आप अपने बॉस से सवाल नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत कीजिए। अब इस साइबर की दुनिया में आपको ये सवाल आपके बॉस से करना पड़ेगा कि सर आपने ये मेरे को मैसेज भेजा था। ये सवाल करना मेरे हिसाब से ठीक है, और इसके लिए बॉसेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर उनको ऐसा कोई मैसेज आया और वो लोग आपसे कंफर्म कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन पे नाराज़ मत होइए, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प फ्रॉड है, हेल्पलाइन फ्रॉड। ये बहुत सालों से चल रहा है, और ये इसके लिए दिलचस्प है क्योंकि इसके अंदर आए दिन लोग फंसते बैठते हैं, और हम इसको कस्टमर केयर फ्रॉड बोलते हैं, या तो हेल्पलाइन फ्रॉड बोलिए, जो भी है, हेल्पलाइन या कस्टमर केयर। चीज़ क्या है ये देखते हैं अभी। अब इसमें अगर आप देखोगे कि किसी के लगभग 2 लाख जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ही वांटेड टू सर्च अल्कोहल, कि उनको वाइन शॉप वो ढूंढ रहे थे। कोई, मेरे को एक पर्टिकुलर केस याद है जहाँ पे वो ये ढूंढ रहे थे, हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे। एक थे जो मूवर्स एंड पैकर्स का नंबर ढूंढ रहे थे। एक थे जिन्होंने गुरुद्वारा का नंबर ढूंढा, क्योंकि वहाँ पर उनके घर में उनके जब फादर की मृत्यु हुई तो उनको उस गुरुद्वारे में प्रेयर रखना था, तो जो पाठ रखते हैं उनको पाठ रखना था। तो जब उनके फादर की वो मृत्यु हुई, उन्होंने ढूंढा कि गुरुद्वारा, उन्होंने गुरुद्वारा का नाम डाला जो उनके घर के पास में था वगैरह, और वहाँ पर उनको वो नंबर मिला। अब उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया, उन्होंने बोला हम आपको एक फॉर्म भेज रहे हैं, वो फॉर्म भरिए और उसमें सिर्फ आप 101 रुपये डालिए, बाकी आप चिंता मत कीजिए, हमने आपका ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने वो फॉर्म लिया, वो फॉर्म था एक गूगल फॉर्म सिंपल सा, उन्होंने अपने सारे डिटेल्स डाल दिया और क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दिया और 101 डाल दिया वगैरह और सबमिट कर दिया। अब ऐसे में क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स वहाँ पर आ गए। अब क्या हुआ, उनको क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स मिल गए वो फॉर्म के द्वारा। वो जिनके पास वो डिटेल्स आए थे, वो गुरुद्वारा वाले, उन्होंने जाके क्या किया, साइड बाय साइड कहीं पे कुछ शॉपिंग करने की कोशिश किया, जो भी है, और वहाँ पे 60,000 रुपये का उन्होंने सोना खरीद लिया। अब चाहिए था OTP, तो OTP इन पर्सन को आया जिनको गुरुद्वारा बुक करनी थी, और इन्होंने, गुरुद्वारा वालों ने उनसे फ़ोन पे बात किया कि एक OTP आया होगा हमको, मतलब वो वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपका कंफर्म हो जाएगा ये 101। अब ये जो थी महिला, वो ऑलरेडी उस शोक में थी क्योंकि उनके फादर की मृत्यु हो चुकी थी,
तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने वो OTP शेयर कर लिया और ये साहब ने 60,000 का उन्होंने सबमिट कर डाला। तब जाके जब इनको मैसेज आया तब इनको समझा ये तो फेक है। और फिर जब तहकीकात हुई तो ये क्या था, गूगल पे जब आप सर्च करते हो तो आपको वो जो पैनल आता है राइट में जहाँ पे वो नंबर दिया जाता है, ये वो पैनल पे उन्होंने अपना एक लिस्टिंग डाल दिया था और अपना ही नंबर डाल दिया था। तो ये कोई गुरुद्वारा नहीं था, कोई भी गुरुद्वारा ऐसा कभी कुछ करेगा नहीं, ऐसे गलत काम नहीं करेगा, कोई भी मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद ऐसा कभी करेगा नहीं। ये फ्रॉडस्टर्स कोई भी लेवल पे जा सकते हैं हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए। और इसके लिए आप जब भी ये देखिए, जैसे मैं आपको पैनल दिखा रहा हूँ, ये एक वाइन शॉप, अगर आप जैसे बम्बई के पास में जैसे लोनावाला है, आप उधर गए वाइन शॉप नियर लोनावाला, ये एक्चुअली हमने किया था, ट्राई किया था। तो वहाँ पे हमको ये वाइन की दुकान दिखी और अगर आप नीचे देखोगे तो उस बंदे ने दिया हुआ है होम डिलीवरी 986429, फिर स्पेस दिया हुआ है 5139। आप बोलोगे शायद ये डिलीवर करता होगा, आप उसको फ़ोन करोगे वो आपसे पैसे तुरंत ले लेगा, लेकिन आपको कभी कोई भी प्रोडक्ट वो आपको पहुंचाएगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर भी जो आता है, जो भी नंबर्स आते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये तिवारी ब्रदर्स है बॉम्बे के, इनका भी पेपर में आया था कि इनके साथ भी क्राइम हुआ था। इनका जो ये पैनल था, ये इसको हम गूगल पैनल बोलते हैं, जो एड्रेस बार दिखाता है, जहाँ पे एड्रेस होता है, डायरेक्शंस होता है, वहाँ पे इनका जो नंबर था वो नंबर भी बदला गया था। कभी कभी ये लोग नंबर बदल देते हैं या तो ये अपना खुद का ही एक पूरा बना देते हैं। और जब लोगों ने फ़ोन किया, इन्होंने वही तरीका किया कि पैसे सारे ले लिए लेकिन प्रोडक्ट कोई भी नहीं बचाया। तो कहने की बात ये है, आप गूगल पे भी जो पर्टिकुलर चीज़ देखते हैं आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। स्पेशली वापस से मैं बोल रहा हूँ, सेंसिटिव चीज़ों की बारी आई, जैसे कि कभी भी कोई आपसे पैसा मांग रहा है और आप उनको जानते भी नहीं हो वगैरह, आप ऐसे ही इन नंबर्स पे भी विश्वास मत कीजिए। आइडियल तरीका रहेगा, आप उनके वेबसाइट्स पे जाइए, वो भी पता कीजिए वो वेबसाइट उनकी है कि नहीं है। क्योंकि बहुत बार, अगर आज के दिन में मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे आप लोनावाला जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि ओरिजिनल चिक्की वाला मगन लाल है, लेकिन आप लोनावाला पहुँचते नहीं हो कि आपको देखेंगे 200-500 दुकानें, सब ने लिखा होगा मगन लाल है, तो असली वाला कौन है नहीं पता चलता है। वैसे ही आप करो, अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स, इतने सारे वेबसाइट्स दिख जाएंगे, अग्रवाल पैकर्स.com, अग्रवाल मूवर्स.com, अग्रवाल पैकर्स.in, असली कौन है भाई आपको पता नहीं चलेगा। तो कभी कभी ये सारी चीज़ें बहुत ट्रिकी होती है और इसके लिए जितना ज़्यादा आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी की बात होती है, कोई भी इंसान आपसे पहले पेमेंट की बात कर रहा है, आप समझ लेना कि ये फेक हो सकता है। 99% ये फेक होएगा। इनफैक्ट बम्बई में एक सेलिब्रिटी है, उनके साथ वो उनका मेरे को फ़ोन आया था कि उनके कुछ लगभग 7-8 लाख रुपए चले गए थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उनका पाँव टूट गया था और उनको इमीडिएटली एक हॉस्पिटल में ही जाना था और रेगुलर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि काफ़ी खून बह रहा था। तो अब इन सेलिब्रिटी ने क्या किया, उन्होंने वो हॉस्पिटल का नाम डाला, उनको वो हॉस्पिटल का टॉप में ऐड में आ गया कि दिस इज़ आवर नंबर। उन्होंने वो नंबर पे फ़ोन किया और बोला कि देखिए मेरे साथ ये हुआ है। उन्होंने बोला हाँ सर आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, या उन्होंने उनको एक लिंक भेजा, उन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने फिर जाके उसके अंदर पेमेंट किया सिर्फ 30,000 का, लेकिन एक्चुअली उनके कितने चले गए, 7-8 लाख रुपए चले गए। यही सेम चीज़ किया क्योंकि उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भर दिया, या क्योंकि उन्होंने उसको बोला था कि अगर आपके लिए रूम बुक करना है तो आपको हाल फिलहाल 30,000 डिपॉजिट देना पड़ेगा, लेकिन ये 30,000 से 6 लाख वो क्यों गया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आ गया था। और जब भी ये कुछ भी बोल रहे थे देखिए आपके पास OTP आया होगा, हमको आपका रूम कंफर्म करना है, आप अभी आपका OTP आया, हमको आपके लिए डॉक्टर कंफर्म करना है। तो अब ये क्या हुआ, इतना बड़ा हॉस्पिटल, मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉस्पिटल्स, इतना जाना माना, उनके नाम पे भी ये फ्रॉड हुआ पड़ा है। वहाँ पर आप जैसे कोई भी हॉस्पिटल का नाम करोगे, अगर टॉप में आ रहा है स्पॉन्सर्ड ऐड के अंदर, तो जरा सतर्क रहिए, क्योंकि आजकल जो फ्रॉडस्टर्स है वो उस स्पॉन्सर्ड ऐड में वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका ऐड जो है टॉप मोस्ट में दिखे। पहले तो एड्स का सिस्टम नहीं होता था, अभी वो उनका ऐड का सिस्टम आ गया कि टॉप मोस्ट है।
तो ऐसे में ही कभी आपको फ्लाइट बुकिंग करनी हो, जैसे कि जब हमारा वो केदारनाथ की यात्रा होती है, या आपको भवन वैष्णो देवी भवन पे जाना हो, या कुंभ मेले के टाइम पे, ऐसे टाइम पे आपको बहुत फ्रॉड्स दिखेंगे, क्योंकि आप बोलोगे हेलीकॉप्टर फॉर बद्रीनाथ, हेलीकॉप्टर फॉर वैष्णो देवी, बहुत सारे आपको ऐसे एड्स दिखेंगे या नंबर्स दिखेंगे जो कि फेक रहेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो अपनी वेबसाइट बनाई है, सिर्फ उसी पे विश्वास कीजिए। वहाँ पे भी आप 4 बार कंफर्म कीजिए कि क्या मैं सही वेबसाइट पे हूँ कि नहीं हूँ। तो यही जो है, ये इसको हम फिशिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एकदम हूबहू वेबसाइट्स बना डालते हैं। डोमेन नेम भी हूबहू वैसा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर रेल यात्री निवास है, तो ये लोग ये रेल यात्री मेवास कर देंगे, एन की जगह एम कर देंगे। तो हमको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था हमारा एक थर्ड टाइप का क्राइम, विच इज़ कॉल्ड एज अ हेल्पलाइन कस्टमर केयर फ्रॉड। तो आप यहाँ पर जो भी देखें उस पर तुरंत विश्वास नहीं कीजिए, और स्पेशली अगर पेमेंट की बारी आ रही हो। और इसके अंदर एक दूसरा भी होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ जहाँ पे मिंत्रा का डाला है, आपने मिंत्रा से कुछ मंगाया, अभी आपको लगता है कि आजकल एक तो ये ऐप्स की भी बड़ी परेशानी हो गई है कि यहाँ से इनसे कभी भी बात करने को जाएं तो बात करने के लिए कोई नंबर नहीं रहता इनका। हर चीज़ में आप चैट कीजिए, फिर वो रोबोज आ जाते हैं। तो ऐसे में बहुत एक इच्छा होती है, क्योंकि हम खुद एक विक्टिम बन चुके हैं, हमने प्रोडक्ट मंगवाया और वो प्रोडक्ट सही नहीं था, और हमको बात करनी है किसी से। ये डिजिटलाइजेशन ने हमको इतना दूर कर दिया एक दूसरे से कि अभी हम तो एक कस्टमर केयर वाले से भी बात नहीं कर सक रहे हैं। अब क्या हो जाता है, हम ढूंढते हैं कि मेरे को मिंत्रा का कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। अब मिंत्रा ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है और उसने अच्छा काम किया है कि जितने भी फेक नंबर्स है उसने निकाल डाले, लेकिन फ्रॉडस्टर का काम रहता है, स्कैमस्टर का काम रहता है आपको स्कैम करना। 24 घंटा वो उसका काम है, और वो अपने काम में बेहतर ही बेहतर होता जा रहा है। वो अपना काम वो ही कर रहा है, एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ फर्स्ट क्लास जॉब। अब वो सही है गलत है वो अलग चीज है, गलत है सबको पता है उसके लिए, लेकिन वो सही है, लेकिन वो उसमें अपनी मेहनत डाल रहा है, वो अपना दिमाग डाल रहा है। ऐसे में वो क्या करता है, बहुत सारी जगहों पे हम अपना कंप्लेन लॉन्च कर लेते हैं कि अरे बहुत तकलीफ है, हम हमारा रिव्यू डाल देते हैं। ये स्कैमस्टर्स क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज में वो लोग जाके कमेंट्स में जाके डाल देते हैं कि आप हमको कांटेक्ट कीजिए, आप ये नंबर पे कीजिए, हम मिंत्रा से हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ऐसे में अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो वो उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर नंबर डाल के रखा हुआ है। अभी आप इस पर्टिकुलर नंबर पे फ़ोन करोगे, वो बोलेंगे हाँ हम मिंत्रा से है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। वो बोलेंगे मेरा ये रिफ़ंड नहीं आया है वगैरह वगैरह। वो बोलेंगे ठीक है, रिफ़ंड भेजने के लिए हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए। आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपको बोलेंगे अपना डिटेल्स डालिए, फिर वो बोलेंगे हम आपको तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड में रिफ़ंड करेंगे, आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालिए, और वो आप डाल दोगे। वो आप बोलोगे 3,000 रुपये का बनता है, वो क्या करेगा, वो भाई साहब 3,000 की जगह 30,000 डाल देगा अपने सिस्टम में, और बोलेगा सर OTP शेयर कीजिए। बोलेंगे OTP मैं क्यों शेयर करूं, आप तो ऐसे ही कहोगे मैं OTP शेयर क्यों करूं। बोलेंगे नहीं आपको आपका रिफंड चाहिए ना, तो OTP शेयर कीजिए। फिर जब आपने OTP दे दिया, आपको 3,000 का तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन 30,000 का दिख जाएगा। तब तक उसने आपको पागल बना दिया है और ऐसे में पैसे ऐंठ लिए। कभी कभी वो अपनी कहानी वहाँ बंद नहीं करता है, वो बोलता है अरे सॉरी मैं आपको अभी रिफंड कर रहा हूँ 27,000 का। वो अभी 27,000 रुपये अपने सिस्टम में डालता है, बोलता है OTP दीजिए। अब आपके 27,000 भी चले गए, तो पहले 30 गए, अब 27 गए, हो गए 57। ऐसे ही कहानी बढ़ती बढ़ती, आप बोलोगे यार एक इंसान दूसरी बार तो सीख जाता होगा, आप दूसरी छोड़िए तीसरी छोड़िए। मैं ऐसे विक्टिम्स को जानता हूँ जिन्होंने 8-8 10-10 बार रिपीटेडली OTP दिया है, ये सोच के कि हाँ यार ये अभी तो सही बोल रहा होगा, लेकिन नहीं। जब स्कैमस्टर जब वो पहली बार ही करता है, तभी हमको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका इंटेंशन बिल्कुल नहीं होने वाला है कि ये पैसे वापस करेगा। तो ये था हेल्पलाइन कस्टमर केयर फ्रॉड। ऐसे और भी उदाहरण दिखा रहा हूँ कि ये जो मैं एड्स की बात कर रहा था, लेफ्ट वाले में अगर आप देख रहे हैं ये एड्स आया हुआ है, कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जो भी नंबर्स दिए ये मोस्टली फेक्स हैं।
और राइट में संजय गांधी नेशनल पार्क जो बॉम्बे में है, उनको भी नहीं छोड़ा गया था, उनका भी एक नंबर को एडिट कर डाला था और ऐसा कहा गया था कि आप उस नंबर पे फ़ोन करते थे, वो बोलते थे हम आपको स्पेशल प्राइस दे रहे हैं सफारी के लिए वगैरह वगैरह वगैरह, और पैसे उनसे पहले ही ले लेते थे। और जब गाड़ियाँ पहुँचती थी वहाँ पे, वो बोलते थे ऐसा कोई हमारा सिस्टम ही नहीं है। फिर जाके उनको मालूम पड़ा कि अरे ऐसा किसी ने उनका नंबर चेंज किया है। तो ये जो नंबर्स भी है, आप इन पे विश्वास मत कीजिए, ऐसा उल्टा उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, वेबसाइट्स पे जाके देखिए कि क्या नंबर है। और अगर वो नंबर्स और कोई भी नंबर पे कोई भी आपसे पहले पैसे मांग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये गलत है, मतलब ये गलत हो सकता है, अनलेस वो ऐसी कोई पर्टिकुलर कंपनी हो जहाँ पे पहले आपको पैसे एडवांस में देने ही पड़ते हैं, तब जाके होएगा। लेकिन उसके लिए भी उनका एक प्रोसीजर रहता है, उनका एक प्रोसेस रहता है। तो अगर आपको उनका प्रॉपर ऑफिस एड्रेस दिख रहा है, वो आपको मेल भेज पा रहे, जो कि जीमेल वगैरह नहीं होना चाहिए, उनका कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, तब फिर भी आप थोड़े सतर्क रह सकते हैं। और आपको जैसे ये सारी जो एड्स दिखती रहती है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, एक थाली लीजिए दूसरी थाली फ्री, आज के दिन में एक थाली में एक एक्स्ट्रा चावल भी मांग लो वो भी फ्री नहीं मिलता, तो आपको 2 थाली तो फ्री देने से रहे हैं लोग। ये इसमें भी आप जितने भी ये नंबर्स वगैरह आप देखेंगे, तो ये सारे नंबर्स फेक है। आपको लगेगा चलो मैं ये रेस्टोरेंट में बुकिंग कर रहा हूँ, और आपको पता चले बाद में मालूम पड़ेगा कि ये एकदम फेक था। ऐसे यही चीज़ होटल्स के साथ बहुत हो रहा है। आप सोचिए, अगर आप बोलोगे कि चलो ठीक है मैं केरला जाता हूँ, और आप कोई एक पर्टिकुलर होटल के लिए सर्च करते हो, आपको वो नंबर वगैरह मिल गया, उनकी वेबसाइट भी वगैरह आपको दिख गई, और वहाँ पर जाके आपने या तो फ़ोन किया या तो बुकिंग कर दी, और फिर जब आप उस होटल में पहुँचते हो, तब वो बोलते हैं ये हमारी वेबसाइट ही नहीं है। ऐसे ये बहुत सारे होटल्स के साथ हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पहचानें कि असली वेबसाइट क्या है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमने अगर कुछ भी डाल दिया, मान लीजिए होटल एक्सप्रेस करके, ऐसे ही रैंडमली नाम बोल रहा हूँ, होटल एयर एक्सप्रेस करके हमने डाल दिया। अगर हमको 2 होटल एयर एक्सप्रेस दे रहे हैं, पता कीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, थोड़ा मेहनत डालिए। नहीं तो क्या होएगा, हमारी एक आदत होती है पहला जो होटल दिख रहा है हमने वहाँ पे क्लिक कर दिया और उधर पैसे भर दीजिए। नहीं, पता कीजिए दोनों में से कौन सा सही होएगा, बात कीजिए किसी से, एक आइडिया भी लग जाता है, और फिर आपको मालूम पड़ेगा हाँ भाई ये वाला फेक है या ये वाला सही है। अब आते हैं बैंक्स का स्मिशिंग, जिन्होंने बैंक्स के नाम पे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है, टेलीकॉम वालों के नाम पे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया हुआ है। और इसमें कैसे होता है, ये आपने देखा होगा कि आपका ये वाला पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है, आपका डेबिट कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपका फ़ोन डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी तो वो नवे नवे तरीक़ों से आ रहे हैं कि आपके जो क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स है वो एक्सपायर होने वाले हैं। आपके पास 7,000 रुपये हैं पॉइंट्स में, वो अभी एक्सपायर हो रहे हैं, आप क्लिक कीजिए। आप जैसे ही उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आपको आपकी बैंक रिलेटेड जैसे हूबहू एक वेबसाइट दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं फिशिंग वेबसाइट, फेक वेबसाइट आएगा जहाँ पे आपको दिखेगा ठीक है भाई ये तो centralbank.bank.in होना चाहिए था, लेकिन ये तो और ही कुछ लग रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में AA.com या ऐसी सारी चीज़ें आ जाएंगी वगैरह। वो आपने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा। कभी कभी जैसे सेंट्रल की जगह वो लोग उसको सेंट्रल कर देंगे, एन की जगह एम डाल देंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे हाँ मेरे पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, वो बोलेंगे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए, आपका डेबिट कार्ड नंबर डालिए, आपका एक्सपायरी वगैरह CVV आप सब डाल दोगे। वो आपने जैसे वो डाला वो फ्रॉडस्टर को भी मिल गया। फ्रॉडस्टर ने उसी टाइम पे अपनी आईफोन के लिए शॉपिंग कर डाली, या अपना घर का रेंट भरने के लिए कर डाला, या सोना ले लिया, चांदी ले लिया, जो चाहिए वो ले लिया, और वो आपको फ़ोन करेगा, हाँ मैं क्रेडिट कार्ड डिवीजन से बात कर रहा हूँ, आपके कुछ पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, आप प्लीज़ ज़रा OTP शेयर कीजिए। आपसे कहा गया है काफ़ी बार OTP नहीं शेयर करने के लिए, लेकिन आजकल बहुत सारी जगहों पे शेयर भी करना पड़ता है। जैसे कि अमेज़ॉन से आप पार्सल मंगा रहे हो, कहीं से कुछ डिलीवरी मंगा रहे हो, जब तक आप OTP नहीं दोगे तब तक पार्सल नहीं दोगे। तो आपको अभी लग रहा होगा नहीं OTP शेयर करना पड़ेगा, और आप वो OTP शेयर कर लेते हैं, और आप तब पता चलता है कि जो 7,000 पॉइंट्स आप लेने गए थे उसकी जगह आपके 70,000 चले गए। तो इसके लिए इसको स्मिशिंग इसके लिए कहते हैं, क्योंकि ये SMS द्वारा आता है, या तो आजकल अभी जैसे ये WhatsApp के द्वारा भी आता है। तो कोई भी ये सारी चीज़ें अगर आप जैसे देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, अभी जैसे मैं आपको WhatsApp की बात कर रहा था, बीच में ये बहुत फैल गया था कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी
है आज रात को डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 9 बजे के बाद आपके घर पे पावर नहीं रहेगा। ऐसे में आप बहुत घबरा जाते हो कि अरे यार पावर नहीं रहेगा क्या है, आप फिर इस नंबर को फ़ोन कर देते हो या तो, और जब आप उस नंबर पे फ़ोन करते हो तब वो आपसे एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं जो आपका फ़ोन को कंप्लीटली मिरर कर दे देता है और वो बोल देता है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा हुआ पड़ा है और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी इलेक्ट्रिसिटी जाए। वो बोलेगा हाँ आप 10 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, और जब आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या तो गूगल पे नंबर, यूपीआई या कुछ भी कर रहे हैं, खैर यूपीआई से वो फ्रॉड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने फ़ोन से नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप कार्ड से या और किसी भी तरीके से भी कर रहे हैं, वापस से वो OTP सिस्टम आ जाएगा। या तो वो दूसरा तरीका ये भी करेगा, अगर वो आपको यूपीआई से करने की कोशिश कर रहा है, पेटीएम, भारत पे, जी पे, गूगल पे से, किसी से भी, वो तब उस समय पे क्या करेगा, वो उस समय पे आपका वो नंबर या जो भी है वो वहाँ पर डालेगा और आपको एक रिक्वेस्ट आएगा टू मेक द पेमेंट, और वो आपको लगेगा 10 रुपए, लेकिन वो उसमें आगे 10,000 कर देगा या कुछ भी करेगा। वो आपसे इतना प्रेशर डालेगा जल्दी करिए नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा, आपका होएगा नहीं। यहाँ पर वो वापस से आपके फियर पे खेलते हैं और आप अपना पिन डाल दोगे, जैसे आपने पिन डाल दिया आपके पैसे चले गए। तो आपको यही समझना पड़ेगा, इनकी टैक्टिक्स भी यही रहती है। आप एक फ्रॉडस्टर को कैसे पहचानोगे? कोई भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डरा रहा है, कोई भी आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी करवा रहा है, जल्दी करो, प्रेशर करवा रहा है वगैरह, या तो कोई भी मैं कहूँगा आपसे कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन मांग रहा है या आपसे गंदी तरीके से रूडली भी बात कर रहा है, देयर आर 100% दीज आर फ्रॉडस्टर्स। आप इनके फिर झांसे में नहीं आना। तो ऐसे सब जितने भी ये एसएमएसेस आ रहे हैं वगैरह आजकल, या अभी तो व्हाट्सएप मैसेजेस पे आ रहा है, इन पे आप मत ध्यान दीजिए। और यही लोग फिर क्या करवाते हैं, मान लीजिए जैसे जैसे मुझे याद है, मुझे पता है कि बहुत सारे जो मेरे विक्टिम्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर कोई चिंता नहीं है, आपका ये बिजली का बिल नहीं हुआ है, हम आपको हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ऐप भेज रहे हैं, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। जैसे देख लीजिए ये वाला, आपका आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट आज ब्लॉक हो जाएगा, आप अपना पैन कार्ड अपडेट कीजिए, ये वाला लिंक क्लिक कीजिए। अभी आप इसमें देख रहे हो .apk, ये बाय द वे आईफोन्स के लिए नहीं है, ये एंड्रॉयड इकोसिस्टम के लिए है। और वहाँ पे जब आप इसको क्लिक करोगे, APK एक फाइल होता है, एंड्रॉयड पैकेज जो होता है हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस पे, स्मार्टफोन्स पे जो चलता है, यहाँ पर क्या होएगा, जैसे आपने ऐप डाला, ये हूबहू वो ICICI बैंक के ऐप को क्लोन करता है। आपने जैसे डाला, आप फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल रहे हो या कार्ड डिटेल्स डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, वो साइड बाय साइड वो बंदा जो स्कैमस्टर है अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा है। APK में मेरे को टेक्निकली ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको इतना ही बता देता हूँ, APK फाइल अगर आप इंस्टॉल भी करोगे, आपका फ़ोन आपसे कहेगा कि ये मत कीजिए, ये फेक हो सकता है। आप फिर भी बोलोगे इग्नोर, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा, इफ़ यू स्टिल बिलीव प्रोसीड, फिर आप प्रोसीड करोगे। उसके बाद में वो वापस से बोलेगा कि ये एक हार्मफुल हो सकता है, ये प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड नहीं किया है, वो आपको दूसरी बार भी वार्निंग देगा। आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, जो कि ये स्कैमस्टर करवाएगा आपसे। आप बोलेगा हाँ आप ये नेक्स्ट क्लिक कीजिए, आप ये नेक्स्ट क्लिक कीजिए वगैरह, आपको वो पढ़ने का टाइम भी नहीं देगा। और आपने जैसे ही ये पर्टिकुलर चीज़ कर डाली, आपका वो ऐप इंस्टॉल हो गया। तो कभी भी आपको ये सारी चीज़ें आती है, इस पर आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ये APK फाइल तो बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है। ऐप्स का हमेशा ध्यान रखना, आप ऐप स्टोर आईफोन वालों के लिए, और या तो प्ले स्टोर जो हमारा गूगल का प्ले स्टोर है, वहीं से डाउनलोड कीजिए। कोई लिंक से जाके उसको साइड से डाउनलोड किया या किसी ने भेजा रहे तो डाउनलोड कर, नहीं। मैं अगर मान लीजिए मैं आज के दिन में, जैसे हमने एक APK बनाया हुआ है, मैं अगर आपके फ़ोन में डाल दूंगा, आपके फ़ोन पे आप जो जो करते हो, आपका पूरा गैलरी का एक्सेस, मैं आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकता हूँ, कैमरा ऑन कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ऑन कर सकता हूँ। तो जो भी ये APK फाइल्स आपको इसे बाहर से दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। अभी जैसे एक नवा फैशन चल रहा है कि स्कैमस्टर्स का, वो क्या कर रहे हैं, शादी के कार्ड के हिसाब से भेज रहे हैं, कि वो लिखते भी ऐसे कि घर में बिटिया की शादी है, ज़रूर आना, और आपको दे देंगे, नाम वाम नहीं डालेंगे, खाली डाल देंगे wedding.apk। आपको लगेगा वेडिंग इनवाइट है, चलो अब कहाँ से आया है, किसका आया है। कभी कभी हमारे में भी बहुत ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी हो जाती है,
अरे ये कौन है, तो चलो इस फाइल में शायद दिख जाएगा कौन लड़का लड़के, तो मालूम पड़ जाएगा। अब एक अनजान से नंबर से आया, आप उनको जानते भी नहीं हो, आपने वो एपीके फाइल क्लिक कर दिया। आपने जैसे क्लिक कर दिया, आपका फ़ोन का सारा का पूरा आपका फ़ोन उधर मिरर हो गया, सामने वाले के पास पूरा कंट्रोल आ गया। आप कोई भी पासवर्ड डाल रहे हो, आप बैंकिंग का कुछ कर रहे हो, आप अपना यूपीआई पिन डाल रहे हो, उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो ऐसे में बहुत सावधान रहिए कि ये कभी भी एक एपीके फाइल आए, प्लीज़ आप ज़रा डिलीट कर दीजिए। कोई ज़्यादा होशियारी मार के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे तो ये उल्टा भारी पड़ जाएगा। एक लास्ट चीज़ मैं बात करूंगा, क्योंकि थोड़ा समय आ गया क्वेश्चंस लेने का भी, और इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि व्हाट्सएप में आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके कोई मित्र लोग आपसे कह रहे हैं कि पैसे भेज दीजिए वगैरह, और वो एक्चुअली आपके मित्र ही है, मतलब वो उनका ही नाम है, उनका ही नंबर है, और वो बोल रहे हैं यार मेरे को अर्जेंटली 50,000 रुपये दे दो, और आप ट्रांसफ़र भी कर दोगे। बाद में जब आपने आप दोस्त से बात करोगे कि भाई मैंने ये पैसा दिया था वगैरह, तो वो बोलेगा मैंने मांगा भी नहीं था। तो बोले अरे व्हाट्सएप है, अरे मेरा तो व्हाट्सएप हैक हो गया था। तो ये व्हाट्सएप हैक कैसे हो रहा है, और ये बहुत कॉमन है, शायद आपने इस पर्टिकुलर 1-2 साल में तो आई दूसरे आदमी का व्हाट्सएप हैक हो रहा था। तो ये कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, मैंने मतलब किसी ने एक का व्हाट्सएप हैक कर डाला किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं। फिर उसने क्या किया, आपको मैसेज किया कि भाई देख एक ओटीपी आने वाला है, मैंने तेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप में प्रॉब्लम है, प्लीज़ वो ओटीपी शेयर, आप ओटीपी शेयर कर दोगे, आपका भी व्हाट्सएप हैक हो गया। क्योंकि वो था क्या, व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के लिए मेरे को तो पहले तो एक आपका नंबर लगता है, तो मान लीजिए मेरे पास नंबर आ गया, अब मेरे को आपके ओटीपी की ज़रूरत है, क्योंकि व्हाट्सएप जब भी इंस्टॉल करोगे तो कैसे चलता है, आपने व्हाट्सएप डाला, वो आपसे नंबर पूछता है, बाद में वो ओटीपी मांगता है, राइट। अब मेरे को आपसे ओटीपी चाहिए, मैं आपको कैसे भी बहला फुसला के, मान लीजिए मैंने आपसे ओटीपी ले लिया और हो गया, आपका हैक हो गया। अब जब आपका हैक हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपका व्हाट्सएप मेरे पास आ गया है, मैं आपके सारे जो दोस्तों हैं उनको मैसेज भेज रहा हूँ, अरे यार तेरा नंबर दिया हुआ है ओटीपी के लिए, प्लीज़ ज़रा दे दो, वो भी दे देंगे। अब मैंने उनका भी हैक कर दिया। ऐसे मेरे पास 20-30 डिवाइसेस पड़े, मैंने आपके पूरे ग्रुप का व्हाट्सएप हैक कर दिया है। इससे बचना कैसे है, ठीक है, कभी कभी हम ओटीपी शेयर कर देते हैं, कभी नहीं, ज़्यादा करके, और ये मैंने बड़े से बड़े लोग, पढ़े लिखे से पढ़े लिखे लोगों से किया हुआ है, क्योंकि हमको इतना आदत है मल्टीटास्किंग करने का, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो किसी दोस्त ने किया तो हम बोल देते हैं हाँ भाई कर लो, मेरे को एक सेकेंड, कुछ नहीं, कंटिन्यू, ओके। तो बहुत बार ऐसे होता है, हाँ यार ले ले, हम कुछ वो वेरीफाई भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, हम बोलते हैं हाँ यार ले ले वगैरह। अब इससे बचा कैसे जाए, ओटीपी शेयर भी कर दिया ना, जैसे मान लीजिए आप मेरा नंबर ले लीजिए, डाल दीजिए, मैंने अगर आपसे ओटीपी शेयर भी कर लिया ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। लेफ्ट वाले स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है, जब आप व्हाट्सएप में जाते हो, वो 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो, सेटिंग्स दिखता है, सेटिंग्स में आप अकाउंट में जाइए, अकाउंट में जाके 2 स्टेप वेरिफिकेशन कीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में वो आपसे कहेगा एक 6 अंक का नंबर याद रखने के लिए। आपने वो अगर 6 अंक का नंबर याद कर लिया तो बस वो काफ़ी हो गया। अब वो 6 अंक का नंबर आप कहीं पे नोट मत कीजिए, अपने दिमाग में ही रखिए। व्हाट्सएप आपको बार बार याद दिलाता बैठेगा, ये 6 अंक का नंबर क्या है, 6 अंक का नंबर क्या है, वो आपसे पूछता बैठेगा, आपने डालते रहना चाहिए। ऐसे में क्या हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं आपने गलती से किसी को दे भी दिया वो ओटीपी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो पिन है, जो नंबर है 6 डिजिट का, वो तो आपके पास ही है। अब अगर सामने वाला वो भी मांग रहा है तो समझ लेना कि सामने वाला फेक है, वो एक हैकर है। तो ऐसे में ये बहुत सारी चीज़ों का, मतलब मैं कहूँगा इनफैक्ट हर प्लेटफॉर्म, आप जीमेल पे हो, आप फ़ोन पे हो, आप व्हाट्सएप पे हो, आप इंस्टाग्राम पे हो, आपका गैलरी भी अगर हो ना, फ़ोन पे जो ऐप पे जो गैलरी भी है ना, उस पे भी आप एक कोड डालिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं बाय द वे, आपके इसके अंदर ही आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाइए, आईफोन में जाइए, उसमें एक लॉकर करके एक ऑप्शन आता है, वॉल्ट करके आता है, या लॉक करके ऑप्शन आता है।
जहाँ पे आप हर ऐप को भी आप लॉक कर सकते हो। उसको आप फिंगरप्रिंट दीजिए, पासकोड दीजिए, फेस रिकग्निशन दीजिए, जो भी चाहिए दीजिए। तो खाली फ़ोन को ही स्क्रीन लॉक पे मत छोड़िए आप, हर ऐप को भी, जो भी आपके सेंसिटिव ऐप्स है, जैसे कि मेरे लिए हो गया जीपे, मेरे लिए हो गया मेरा गैलरी, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये एसएमएस का ऐप्स भी, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं उसको भी एक कोड डाल के रखूंगा, भले कॉमन कोड हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं एक कोड डाल के रखूंगा या फिंगरप्रिंट डाल के दूंगा, ताकि कोई और इंसान इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस नहीं कर सके। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और व्हाट्सएप में जिसको बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कीजिए, इससे आपका व्हाट्सएप हैक होना, मतलब आई कैन से इज लाइक काइंड ऑफ नामुमकिन। और क्योंकि थोड़ा समय का वो है, तो हम एक काम करेंगे अभी, ये इस पर्टिकुलर चीज़ पे जाएंगे कि हम और कैसे हमने प्रिवेंशंस करने हैं। पहले आपके फ़ोन पे, बहुत सारे लोगों को एक आदत है कि हमको हमारे फ़ोन पे जो है वो हम स्क्रीन लॉक नहीं रखते हैं, या फिंगरप्रिंट नहीं डालते हैं, या पासकोड नहीं डालते हैं। ये आप एक गलती करते हो। इससे क्या हुआ है, खाली फाइनेंशियल क्राइम्स नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे हैरेसमेंट टाइप क्राइम्स भी हुए हैं। और ये हैरेसमेंट कैसे हुए हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का फ़ोन ले लिया और उसमें उसके गैलरी में कुछ ऐसी पर्टिकुलर पिक्चर्स मिल गई उसको, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ, या ये जो भी बोलिए, या लड़की की फ़ोटोज़ एक लड़के के साथ मिल गई वगैरह, और उन्होंने फिर आगे फॉरवर्ड कर डाला वगैरह। तो इसके लिए अपने फ़ोन को प्लीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट समझिए, वो आपका लॉकर है, क्योंकि आज के दिन में उसमें आपके सारे सीक्रेट्स भी हैं, आपका सारा पैसा भी है, आपकी गाड़ी उसके बिना रुक जाएगी। तो ये आप किसी के साथ अगर आप शेयर करना भी चाह रहे हो, तो मेक श्योर कि आप देख रहे हो कि पहले वो बहुत भरोसे वाला है, और अगर कोई अनजान आदमी भी है तो उसके पास वो सारी पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस नहीं। आप बोलोगे अनजान आदमी को मैं फ़ोन क्यों दूंगा। कभी कभी आपको दया आ जाती है कि किसी इंसान को अपनी मम्मी को फ़ोन करना हो, या वो बोलेगा बैलेंस खत्म हो, तो आप उनको एक फ़ोन देना चाहेंगे। ऐसे में आप उनसे कह सकते हैं, भाई तेरा नंबर क्या है मेरे को बता, मैं डायल करके दूंगा। आप वो नंबर डायल करके दीजिए, स्पीकर पे डालिए, बस हो गया, फ़ोन वापस ले लीजिए। तो और इसके लिए फ़ोन पे बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ लॉक्स रखें। आपके इम्पॉर्टेंट ऐप्स जो है, स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा, जैसे एसएमएस हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और गैलरी। व्हाट्सएप और गैलरी तो 100%, वहाँ पर एक ऐप पे भी पासकोड डालिए, या तो जैसे वो फेस आईडी हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब खोलने के पहले, जैसे मैं अभी मेरा व्हाट्सएप खोलने को जाऊँगा तो वो मुझसे मेरा पिन मांगेगा, या वो मेरा फिंगरप्रिंट लेगा वगैरह। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैं बोल चुका हूँ, खाली एक पासवर्ड के भरोसे पे मत रहिए, क्योंकि पासवर्ड तो आपने डाल दिया, वो तो वैसे भी डेटा लीक हो गया, पासवर्ड बाहर चला गया। लेकिन जो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जैसे ओटीपी आता है या कुछ भी आता है, ठीक है, वो तो आपको आएगा। तो इसके लिए बहुत 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर आपके प्लेटफॉर्म, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बैंकिंग में तो खैर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ भी जीमेल वगैरह सारे, उन पे ये सब डाल के रखिए आप। ये रिवोक परमिशंस क्या चीज़ होती है, हम काफ़ी बार एक ऐप्स इंस्टॉल कर डालते हैं और हम उसको यस 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 सारे परमिशंस देते हैं। प्लीज़ ध्यान में रखिए, ये ऐप्स को आपने अपना माइक्रोफोन का परमिशन दिया है, यानी कि आपने ऐप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हमेशा ऐप क्लोज नहीं करते हो, आप एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाते हो, आप उसको ऐप को फोर्स क्लोज नहीं करते हो कभी भी, कि मैं स्क्रीन पे गया हूँ, मेरे को 5 ऐप्स दिख रहे हैं, मैंने एक को क्लोज कर डाला। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रहता है। जब वो बैकग्राउंड में भी रहता है और आपने उसको माइक्रोफोन का परमिशन दिया हुआ है, तो ऐसे में वो आपकी बातें भी सुन सकता है। अभी आप बोलोगे इससे क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एआई का जो दौर आया है, जिससे डीप फेक्स बन रहे, डीप वॉइस बन रहे हैं, वो भी आज क्या हो रहा है, इतना सारा उनको हमारा सैंपल ऑफ डेटा मिल रहा है। वैसे ही यही सारे ऐप्स आप देखोगे, बहुत सारे ऐप्स आप, ये आपको मिलेगा कहाँ, आप सेटिंग्स में जाएंगे, परमिशंस में जाएंगे, आपको दिखेगा। आप जाके देखिए कि कितने सारे ऐप्स को आपके गैलरी का परमिशन है। गैलरी में काफ़ी सेंसिटिव पिक्चर्स भी रहती है आपकी, राइट, कुछ कुछ बहुत पर्सनल भी रहती है कि आप नहीं चाहोगे कि ये दूसरे लोगों को पता चले, लेकिन ये जितनी भी कंपनीज है उनको एक्सेस हो रहा है। अभी कोई कोई ऐसी कंपनीज होती है जहाँ पे आपने ऐप एक ही बार डाउनलोड किया है, 1 टाइम के लिए चाहिए था आपको, आपने फिर भी उसको रखा हुआ है और आपने उस टाइम पे उसको गैलरी की परमिशन दे दी हुई है। अब उनके पास तो
आपकी रोज रोज वो गैलरी की फोटोज उनको मिलती जा रही है। तो इसके लिए ये सारे जो ऐप्स है, जहाँ पे मैंने जैसे लिखा है लास्ट पॉइंट है राइट पे, अनइंस्टॉल लीस्ट यूज ऐप्स। अब अगर उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो निकाल दीजिए ना, उसको रखने का मतलब भी नहीं है, वो ऐप को ही अनइंस्टॉल कीजिए। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऐसे लिंक्स आते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कीजिए, लिंक क्लिक करने से कुछ नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन लिंक क्लिक करने के बाद अगर वो बोल रहा है ये डाउनलोड करना है, या तो आपका ऑटो डाउनलोड ऑन है, तो वो एक प्रॉब्लम है। इसके लिए अगेन वापस से एक सेटिंग्स रहती है, जहां पे जैसे आपके व्हाट्सएप में ही देख लिए मीडिया ऑटो डाउनलोड, इसको आप ऑफ रखिए, क्योंकि जैसे नहीं तो आपकी फोटो आ गई वो खुद ही डाउनलोड होती जा रही है गैलरी में, वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। हमको इतनी तो एक आदत डाल देनी चाहिए कि हाँ एक फोटो आया, क्लिक किया, तब जाके डाउनलोड हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसके लिए हम इसको बोलते हैं मोबाइल हाइजीन, एम हाइजीन। ये छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखेंगे, आपका फोन साफ सुथरा रहेगा, खतरे से आप खतरे से दूर रहेंगे, फ़ोन की लाइफ भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, बैटरी भी कम डिस्चार्ज होएगा, और आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस भी बहुत कम होएगा। फ़ोन्स के कभी भी कोई कहता है कि मैं जेल ब्रेक कर दूंगा फ़ोन, रूटिंग कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। उससे वारंटी तो जाती ही जाती है, लेकिन उससे खतरे भी बहुत बढ़ जाते हैं, आलतू फालतू के वायरसेस, ये सारी भी चीज़ें बहुत आ जाती है। हमेशा एक फ़ीचर ऑन रखिए, फाइंड माई फ़ोन का जैसे होता है। अभी जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, आप गूगल माई फ़ोन में जाओगे, फाइंड माई फ़ोन में जाओगे, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि आप अपने फ़ोन को जब अगर गुम हो गया, मान लीजिए अगर वो फ़ोन गुम हो गया, तो आप उसका डेटा डिलीट कर पा रहे हो, आप उसको लॉक कर पा रहे हो, तो वो जो फीचर है आपको देखना पड़ेगा आपने अपने फ़ोन में एनेबल्ड किया है कि नहीं। प्लीज़ उसको एक एनेबल करके रखिए। और पासवर्ड्स की अगर बहुत दिक्कत है तो अच्छे अच्छे पासवर्ड मैनेजर्स मिलते हैं जो आपके पासवर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं, ताकि आपको हर टाइम याद नहीं रखना पड़े। तो ऐसे कोई भी पासवर्ड मैनेजर्स आप एक इंस्टॉल कर सकते हो, और सारे पासवर्ड्स उसमें ही रहेंगे, वो इंक्रिप्टेड रहते हैं, तो इतने घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन पासवर्ड्स आपको याद रहे नहीं याद रहे, आप पासवर्ड मैनेजर रखो या नहीं रखो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं अपना पासवर्ड फ्रीक्वेंटली बदलते बैठिए, मेरे को लगता है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कई कई ऐप्स में मैंने तो अभी 3-3 साल से भी नहीं बदला है, और मेरे को चिंता भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। ठीक है, उससे थोड़ी मेरे को हैरानी हो जाएगी कि हाँ कोई परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मेरा पासवर्ड अगर किसी को मिल गया तो हड़ी घड़ी मेरे को एक रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी आएगा, तो वहाँ पे जाके मेरे को एक हैरेसमेंट हो सकता है। लेकिन मेरा अकाउंट हैक हो जाए नहीं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है। 3 टूल्स जाते जाते मैं आपसे कहूँगा, ये डाउनलोड कर लीजिए। ये जो टूल्स हैं ये आपको ना प्ले स्टोर पे मिलेंगे, ना ऐप स्टोर पे मिलेंगे, ना ही ये एपीके फाइल्स है। तो ये टूल्स है POV, आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत चल रहा है ना पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या POV है। तो ये क्या है 3 टूल्स? P है फॉर पॉज, आप पॉज कीजिए। आपको कुछ भी ऐसे मैसेज आता है कि रात में बिजली चली जाएगी, या आपके पार्सल में ड्रग्स मिला है, या तो आपका आधार कार्ड 50 कॉपीज बनी पड़ी है, या आपके सिम कार्ड आपके नाम पे ऑपरेशन सिंदूर में लफड़ा हुआ है, पुलवामा के टाइम पे आपके कारण अटैक्स हो गए, ऐसे कुछ भी ये सारी चीज़ें आएंगे ना, अब पॉज कीजिए, पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत, पॉज कीजिए, जरा शांति रखिए कि भाई ये क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद P हो गया ये, फिर आ गया O मेरे लिए है 0 और एक जैसे दिखता है, 0 ट्रस्ट। नहीं, ये फेक हो सकता है, क्योंकि आपने बोल दिया ये फेक हो सकता है, तो अभी आप वेरीफाई कीजिए क्या सही में ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मेरे को कोई अगर लिंक आ गया कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका है, या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड में प्रॉब्लम है, आप इधर क्लिक कीजिए, पासवर्ड रीसेट कीजिए, मैं पॉज करूंगा, पैनिक नहीं करूंगा। यही नहीं कि मैं गया, जाके मैंने बटन दबा, लिंक पे क्लिक कर डाला और फटाफट पासवर्ड डाल दिया, लेकिन बाद में पता चला अरे ये तो यार मेरा यूजर नेम पासवर्ड किसी को चला गया है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम नहीं instagram.com था ये। तो बहुत ठंडे दिमाग से, मतलब शांत रहिए, मैं पॉज करूंगा, तो लगा शायद फेक हो सकता है, जाके देखूंगा यार ये सही में इंस्टा ठंडा था कि गर्म था। नहीं, इंस्टाग्राम था, सही था, नहीं गर्म था भाई, तो चलो बच गए हमें।
ऐसे ही में मेरे को कोई बोल देगा कि भाई हम दिल्ली कोर्ट से बात कर रहे हैं, ये वो, ठीक है सर, मैं कॉल करता हूँ आपको वापस, 10 मिनट दीजिए। पॉज करूँगा, बोलूँगा फेक हो सकता है, लेकिन फिर भी वेरीफाई करूँगा, क्योंकि शायद ये सेंसिटिव चीज़ है, क्या पता शायद दिल्ली से बुलावा आ जाए कोर्ट से, तो मैं उनसे बात करूँ, मैं फाइंड आउट करूँगा कि क्या ये सही था। अब मैं उनका नंबर ढूंढूंगा ट्रू कॉलर पे, या तो कुछ दिखूंगा, या जो भी है। मुझे भी मालूम है कोर्ट से कोई फ़ोन नहीं करता है, एसएमएस आता है, या तो समन्स अगर आते हैं, शायद ईमेल पे आते हों तो बात अलग है, लेकिन घर पे तो आएंगे ही आएंगे कुरियर से। तो इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो शायद मैं वेरीफाई भी नहीं करूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि लिटिल सेंसिटिव है, मैं शायद वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए आपको कल से ऐसा कुछ भी आ जाए, ऐसे फ़ोन आ जाए, या केवाई वो बोले आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, पॉइंट्स चले गए, जैसे मान लीजिए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स हैं, अब बोलेंगे आपके पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है भाई, पॉज कीजिए, पैनिक मत कीजिए, वो लिंक पे मत क्लिक कर दीजिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आप कस्टमर केयर में फ़ोन कीजिए, उनसे पूछिए ऐसा कुछ मैसेज आया, मेरे कोई पॉइंट्स है, बोलेंगे साहब आप डेबिट कार्ड पे तो कोई पॉइंट्स ही नहीं मिलता, आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर क्रेडिट कार्ड भी रिलेटेड है तो सर नहीं, इतने कोई पॉइंट्स नहीं और ऐसे कोई एक्सपायर नहीं हो रहे हैं। तो आपको पता, तो आपने इसमें क्या कर डाला, आपने उसको ज़ीरो ट्रस्ट से देखा और आपने वेरीफाई किया। तो साइबर की दुनिया में ट्रस्ट करके कोई चीज़ नहीं है। साइबर की दुनिया में हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, यहाँ पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम साइबर में जाते हैं वहाँ पे ये ट्रस्ट करके कोई चीज़ नहीं है। आपको हर चीज़ ज़ीरो ट्रस्ट से चलना पड़ेगा, कि आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। आप ट्रस्ट तब करोगे जब आपने उसको वेरीफाई कर दिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक ही चीज़ बोलता हूँ, कभी ना ऐसा हो कि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो या आपके बहुत पैसे चले जाए, लेकिन कभी भी चले जाए तो एक नंबर याद रखना, 1930। भारत सरकार ने ये किया हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स रिलेटेड 1930 नंबर है। कुछ भी हो गया, अगर आपके पैसे गए 1 रुपये से लेके कितने भी करोड़ों तक पैसे गए, अगर आपके गए 1930 पे कॉल कीजिए, और उनको पूरी राम कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब कि आपके साथ क्या हुआ, क्या, उतना वक्त नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ क्राइम हो रहा है। फ़ोन आप जैसे फ़ोन करोगे, आप उनको बता देना मेरा ये नाम है, मेरा बैंक का नाम ये है, मेरा ये ब्रांच है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। कैटेगरी खाली बता देना, डिजिटल अरेस्ट, KYC फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, बस उतना ही बता देना, पूरी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। और रेफरेंस नंबर दे देना कि मैंने ये जो पेमेंट किया, जो अमाउंट किया, मान लीजिए 17,000 गया, तो आपने मान लीजिए GPay किया है, तो बोलना ये रेफरेंस नंबर है। इसमें क्या होता है, बैंक के पास पूरा सिस्टम, पुलिस के पास वो 1930 इज बाय द पुलिस, पुलिस के पास वो सिस्टम रहता है, वो वहाँ पर आपका सारा डिटेल्स डाल देंगे, और जिस बैंक खाते में आपका पैसा गया है वहाँ पर वो आपका 17,000 फ्रीज हो जाएगा। बस आप ये कर लीजिए, फिर पुलिस आपको खुद 2-3 दिन में सामने से बुलाएगी, या आप 3 दिन में पुलिस स्टेशन जा सकते हो, आपके लोकल पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे आप जाके बताइए आपके साथ क्या था, कंप्लेन लिखिए। और अगर आपने ये गोल्डन आवर, जो कि एक्चुअली गोल्डन आवर शुड बी द फर्स्ट 60 मिनट्स, लेकिन आइडियली फर्स्ट 30 मिनट्स, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे पैसा आता है ये लोग आगे मतलब निकाल लेते हैं पैसा। तो लेकिन अगर आप फिर भी पहले 30 मिनट में, 1 घंटे में, कहीं कहीं देखा है लोगों ने 24 घंटे बाद भी फ़ोन किया है, तो उनके पैसे वापस मिले। तो ये 1930 पे आप कॉल कीजिए। आपको किधर तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ हैरेसमेंट हो रहा है, जैसे व्हाट्सएप पे, मैं फाइनेंशियल फ्रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपके साथ व्हाट्सएप पे हो रहा है तो उसके स्क्रीनशॉट्स भी लीजिए और चैट को भी एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो एक एविडेंस होता है, खाली स्क्रीनशॉट एक एविडेंस नहीं है। वो चैट को एक्सपोर्ट करना और उसको संभाल के रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। कुछ भी चीज़ें डिलीट विलीट मत कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है आपको सहायता नहीं मिल रही है, आप ट्वीट कर सकते हो अपने पुलिस को या कमिश्नर को या वगैरह। कभी भी कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, जैसे एक सेक्सटॉर्शन करके चीज़ है जो काफ़ी सारे लोगों के साथ हुई है, कोई भी आपको धमका रहा है वगैरह, पैसे दे रहा है, वो मत दीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपको लगेगा अरे 5,000 दे के मैंने ख़त्म कर डाला, लेकिन वैसे नहीं होता है। और आखिरी चीज़ में मैं ये कहूँगा कि अगर कहीं पे भी कोई आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये एक साइबर क्राइम से मेरा जो मानसिक स्थिति है वो बहुत हिल गई है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, शर्माइए मत, काउंसलर के पास जाइए।
बात कीजिए किसी से, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने पीस ऑफ माइंड में रहेंगे तभी ही आप अपने आप को और बचा पाएंगे, या तो अगर आपके साथ जो हुआ है उसको आप हैंडल कर पाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न है तो आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, अच्छी बात है, बट समय से थोड़ा ज़्यादा बात कर लिया है मैंने, लेकिन आशा करता हूँ कि आप सब लोग को ये अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच।